हेलो एवरीवन, दिस इज योर कृति मैम और आप देख रहे हो एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। तो आज से हमारी एक सीरीज़ स्टार्ट हो रही है यूट्यूब के ऊपर, जिसमें आपको मैं पूरे साल नीट 2025 के लिए जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, अगर आप 12th स्टैंडर्ड में भी हो, क्योंकि 12th में हो तो डेफिनेटली आप नीट का एग्ज़ाम दोगे। 12th स्टैंडर्ड वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, 11th स्टैंडर्ड वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं। नीट 2026 में जो बच्चे अपीयर होना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। जी मेंस की जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो पढ़ सकते हैं। बीएससी नर्सिंग का किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो वो पढ़ सकते हैं। एम्स का एग्ज़ाम दे रहे हो वो पढ़ सकते हैं। पीजीआई चंडीगढ़ का एग्ज़ाम दे रहे हो वो पढ़ सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता दिया है कि कौन कौन से बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं किस तरीके से हम पूरे साल स्टडी करेंगे। यूट्यूब पर मैं आपको हर चैप्टर का कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको डाउट बचता है तो मैं अभी सेपरेट एक वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ। आप लोगों के लिए एक बैच लॉन्च होने वाला है, तो जो भी बच्चे जिनको बहुत सारे डाउट्स आते हैं तो वो मेरा सेपरेट बैच भी ले सकते हैं। ओके, बहुत मिनिमम चार्जेस मैं उसके रखूँगी। आपको जूम मीटिंग के थ्रू आपको लेक्चर, जैसे आप ऑफलाइन में पढ़ते हो वैसे आपको वर्चुअली का मतलब ऑनलाइन जूम मीटिंग के थ्रू आपकी क्लास होगी। डेली आपको क्वेश्चन सॉल्व होंगे, समरी लेक्चर्स होंगे एंड पीवाईक्यू क्वेश्चंस का जो 35 ईयर्स आता है वो ऑन द क्लास में आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी केमिस्ट्री के। तो अगर किसी बच्चे को बहुत सारे डाउट आते हैं, क्योंकि जब से डिजिटली हुआ है हर चीज़, तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। आई नो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, भले ही यूट्यूब पर हर चीज़ अवेलेबल है, फिर भी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और पहली बात, ये जो सीरीज़ रहने वाली है ये किसी इंटेलिजेंट बच्चे के लिए नहीं रहने वाली है। जो बच्चा केमिस्ट्री के क्वेश्चन करने से डर लगता है जिसको, उसके लिए ये सीरीज़ होने वाली है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल ज़ीरो पर भी हैं तो मैं ज़ीरो से उठाकर बिल्कुल टॉप पर लेकर जाऊंगी आपको, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डाउट आते हैं, बहुत बेसिक अगर आप बच्चे हो, बहुत बिलो टू एवरेज बच्चे हो आप, तो आप मेरी एक सीरीज़ लॉन्च होगी, मैं उसका डेफिनेटली अलग वीडियो पोस्ट करूँगी, तो आप वो ले सकते हो। बट मैं बोलूँगी आप वो तभी लेना जब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन सॉल्व करने में, है ना, क्योंकि उसमें मैं अपना जूम मीटिंग के थ्रू आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। मतलब जैसा आप ऑफलाइन में पढ़ते हो, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, वैसे ही आप जूम मीटिंग के थ्रू मुझसे पर्सनली आप पढ़ पाओगे, ठीक है। बाकी जितने चैप्टर्स भी होंगे मैं सारे यूट्यूब पर आपके फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगी, तो आप यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हो। तो पहला चैप्टर हम स्टार्ट करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मैंने पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ा दिया है, केमिकल बॉन्डिंग पूरा पढ़ा दिया है। तो आप देखना चाहते हो कि मैं कितना बेसिक से पढ़ाती हूँ, तो आप जाओ मेरे लेक्चर देखो पहले पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग के, उसके बाद इस चैप्टर पर आना, ठीक है। और जिन बच्चों ने देख लिया है पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग तो वो इधर से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर रहने वाला है वो रहने वाला है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में से हर ईयर क्वेश्चन आते ही आता है। बहुत सारे चैप्टर ऐसे होते हैं कि एक आध क्वेश्चन स्किप हो जाता है कभी ईयर, है ना, लेकिन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है इसमें से कभी भी क्वेश्चन स्किप नहीं होता। हर साल इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आता है। तो ये मैं आपको कोई वन शॉट वीडियो नहीं है, प्रॉपर लेक्चर वाइज मैं आपको ये चैप्टर कराने वाली हूँ यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। इसके लेक्चर मोस्ट प्रोबेबल आपके 10 लेक्चर्स तो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, 5 क्वेश्चन तक आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। तो मैं बता दे रही हूँ किस तरीके से आपको पढ़ाऊँगी मैं और किस तरीके से आपको पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री फॉर एग्जांपल है, मैं लेक्चर वाइज आपका लेक्चर्स लूँगी, टोटल 10 या 15 इसके लेक्चर्स जाएंगे। जब इसका लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे सारे, तब मैं एक आपको लास्ट में पूरे चैप्टर जो हमने पढ़ा है, चाहे वो हमने 10 लेक्चर्स में पढ़ा हो या फिर हमने 15 लेक्चर्स में पढ़ा हो, उसका पूरा एक मैं समरी लेक्चर दूंगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन, और जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं रिवीजन को।
और सब कुछ शिकायत ये होती है कि मैम अगर कोई बच्चा 10 to 15 लेक्चर्स पढ़ रहा है तो उसको रिवाइज करने के लिए कम से कम 10 से 15 घंटे तो चाहिए ही चाहिए, है ना। लेकिन इस वीडियो के बाद जितने भी लेक्चर आपके कंप्लीट होंगे, मैं एक समरी लेक्चर दूंगी, वो आपकी 20 से 25 मिनट की आपकी समरी लेक्चर होगा, जिसमें आप पूरा चैप्टर रिकॉल कर पाओगे। तो अगर मान लो आपको कोई टेस्ट देना है तो फटाफट से उस वीडियो के अंदर आओ, समरी लेक्चर देखो, आप उसमें पूरे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। लेकिन वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप ये सारे लेक्चर सीक्वेंस में देखोगे, ठीक है। तो ये सारे लेक्चर्स हो जाएंगे 10 to 15। उसके बाद में एक आपका समरी लेक्चर आ गया लास्ट में, जो कि आपके पूरे चैप्टर का एक कंसाइज फॉर्म होगा। देन आपका क्या होगा, जो आपकी 35 ईयर्स होती है, लाइक एज अरिहंत MTG, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं किसी का ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ। बहुत सारे 35 ईयर्स आप जो भी करते हो, अरिहंत पब्लिकेशंस का करते हो, MTG का करते हो, पूरे 35 ईयर्स के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पूरे क्वेश्चंस की जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं वीडियो के थ्रू आपको सॉल्व कराऊंगी, तो टेंशन नहीं लेना। लेक्चर में आपका जब चैप्टर कंप्लीट होगा आप ऑलरेडी 300+ क्वेश्चन कर लिए होंगे, ठीक है। सेकंड आपका समरी लेक्चर हो गया। थर्ड जो 35 ईयर है, पहली बात तो कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं, डाउट। अगर बचता भी है तो मैं उसका आपको एक बेनिफिट दे रही हूँ, उसका एक सेपरेट वीडियो लेकर आने वाली हूँ, ठीक है। लेक्चर के लास्ट में लेकर आऊँगी वो मैं, ओके। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने रहने वाला है ये चैनल आपके लिए। फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आ रही है, एंड कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। चलो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। अगर कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है तो कोऑर्डिनेट सबसे पहले पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। जीरो से उठाऊंगी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता किस में है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता कैसे है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात हो रही है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम स्टडी करेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड पहली बात तो बनता किस में है, मेटल एंड नॉन मेटल में भी बनता है, एंड नॉन मेटल और नॉन मेटल में भी बनता है। सुनो, 4 टाइप के बॉन्ड होते हैं हमारे पास। इंटर एटॉमिक 4 टाइप के बॉन्ड होते हैं। पहला होता है आयनिक बॉन्ड, दूसरा होता है मेटालिक बॉन्ड, तीसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड, एंड फोर्थ हमारे पास कौन सा होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो देखो, पहला जो मेटालिक बॉन्ड होता है, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है मैम, मेटालिक बॉन्ड, तो मेटालिक बॉन्ड है मतलब ये किस में प्रेजेंट होगा, मेटल्स में प्रेजेंट होगा। किस में प्रेजेंट होगा, मेटल्स में प्रेजेंट होगा। सेकेंड बॉन्ड होता है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड किस में प्रेजेंट होता है, कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है किस किस के बीच में बनता है, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। थर्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में, और नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में, ठीक है। फोर्थ हमारे पास कौन सा बॉन्ड था, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। अब बात क्लियर करते हैं कि मैम पूरी जो हमारी पीरियोडिक टेबल है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं। मैम जो 118 एलिमेंट्स हैं उसमें हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी मेटल है, कौन सी नॉन मेटल है, कौन से मेटलॉइड्स हैं, कैसे पहचानेंगे। मैंने बताया था, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ पहले पीरियोडिक टेबल पढ़ के आओ, ठीक है। फिर भी बता देती हूँ। देखो, मैंने आपको बताया था एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक में टोटली मेटल्स को रखा गया है, जबकि पी ब्लॉक में मेटल्स को भी रखा गया है, मेटलॉइड्स को भी रखा गया है, एंड नॉन मेटल्स को रखा गया है। तो अब तो क्लियर कर लोगे ना कि मेटल्स कहाँ रखी गई हैं और नॉन मेटल्स कहाँ रखे गए हैं। मेटल्स रखी गई हैं एस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में टोटली मेटल्स हैं, जबकि पी ब्लॉक में मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, एंड मेटलॉइड्स भी हैं। तो हम यहाँ बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल और मेटल के बीच में भी बन जाता है, एंड मेटल और नॉन मेटल के बीच में भी बन जाता है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता कैसे है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है पार्शियल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मैम नहीं समझे हम पार्शियल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। पार्शियल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है, हम स्कूल जाते हैं, अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हो, अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो, आप स्कूल जाते हो,
आपका लंच ब्रेक होता है, लंच ब्रेक में आपकी जो कैंटीन होगी वहाँ पर समोसे मिल रहे हैं, समोसे की प्राइस जो है वो 5 रुपीज़ है, ठीक है। तो आप अपनी फ्रेंड के साथ गए, उसके पास 5 रुपये हैं, लेकिन आपके पास 5 रुपये नहीं है, लेकिन आपको समोसा की क्रेविंग हो रही है ना, समोसे की आपको क्रेविंग हो रही है। तो आप क्या बोलोगे अपनी फ्रेंड से, अगर तेरे पास 5 रुपये हैं एक्स्ट्रा तो तू मुझे दे दे, लेकिन वो काउंट तेरे में ही रहेंगे, लेकिन मैं तुझे वापस कर दूंगी। तो ध्यान से सुनो, उसने क्या बोला, 5 रुपये दे दे। तो उसने जो 5 रुपये लिए हैं वो अभी भी किसके काउंट होंगे, किसके काउंट होंगे, अपनी फ्रेंड के, है ना, जिससे उसने लिए हैं उसी के तो काउंट होंगे। जब तक वो, अगर वो दे भी देगी तब भी उसी के काउंट होंगे, और वो नहीं देगी तब भी उसी के काउंट होंगे। बस यही होता है पार्शियल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ठीक है, एंड हाइड्रोजन के पास मान लो वैकेंट ऑर्बिटल है, वैसे होती नहीं है, मान लो, ठीक है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, हाइड्रोजन पर वैकेंट ऑर्बिटल है। तो हाइड्रोजन को अपना ट्रिपलेट पूरा करना है, तो वो क्या करेगा, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अपने नाइट्रोजन से क्या ले लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो उसी को ही बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, पार्शियल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, लेकिन 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 काउंट किस में होंगे, वो नाइट्रोजन में काउंट होंगे। आप ये नहीं बोल सकते हो कि हाइड्रोजन के हैं, नहीं, वो तो इमरजेंसी में अपना डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है, काउंट तो वो नाइट्रोजन के होंगे। मैंने बोला ना, पैसे तो वो उसकी फ्रेंड के ही रहेंगे, चाहे वो पैसे उसको दे दे या फिर उसके पैसे नहीं दे, वो रहेंगे तो उसके फ्रेंड के ही, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं एसिड एंड बेस की। एसिड एंड बेस, पहली बात तो मुझे ये बताओ कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। बिल्कुल अंडरग्राउंड क्वेश्चन भी पूछूंगी, बताओ क्या हो मतलब होता है एसिड का। एसिड वो होते हैं जो H+ को लूज करते हैं एक्वस मीडियम में। बेस क्या होते हैं, बेस वो होते हैं जो OH- आयन को लूज करते हैं एक्वस मीडियम में। ये किसने बताया था, ये बताया था आर्हीनियस एंड ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग। लेकिन हमारे एक साइंटिस्ट थे लुइस के अकॉर्डिंग एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट ही बदल जाता है। लुइस के अकॉर्डिंग एसिड का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ, पता है किसी को, कोई बात नहीं मैं बताती हूँ। एसिड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला। अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो लुइस के अकॉर्डिंग एसिड है। अगर एक्सेप्ट करना है तो उस पर क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। और बेस क्या होगा लुइस के अकॉर्डिंग, लुइस के अकॉर्डिंग बेस वो होगा जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा। अगर दे रहा है तो इसका मतलब उस पर एफिशिएंसी है ना, उस पर एफिशिएंसी है लोन पेयर की। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला कौन हुआ, लुइस एसिड, एंड इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला कौन हुआ, लुइस बेस। चलिए, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इस चैप्टर का नाम था। तो पहला आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्लियर हो गया, पार्शियल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, मेटल और नॉन मेटल में भी बन जाता है, और नॉन मेटल और नॉन मेटल में भी बन जाता है, ठीक है। सेकंड क्लियर करा, लुइस एसिड एंड लुइस बेस। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमने देखा तो होता है, अब तक देखते आ रहे हैं। 10th क्लास के बच्चे को ही पता हो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, लेकिन वो उसको डिफाइन नहीं कर पाता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो स्पीसीज दी है उसको क्या बोलते हैं, देखो इस तरीके से कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है आपका, जिसमें अगर ये जो भी बाहर आपकी स्पीसीज दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं, काउंटर आयन या फिर आयनिक स्फीयर। मतलब इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो भी चार्ज आएगा, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो भी चार्ज आएगा वो काउंटर आयन और आयनिक स्फीयर की वजह से ही आएगा। अगर इधर है तो ये इधर जाएगा, तो अगर इधर जाएगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर इधर मान लो काउंटर आयन होता तो इधर क्या आता, पॉजिटिव चार्ज आता। तो क्लियर हो गया, इधर जो स्पीसीज होती है जब वो इधर जाएगी चार्ज के फॉर्म में तो वो नेगेटिव के फॉर्म में जाती है। अगर कोई इधर चीज़ है, अगर वो इधर चार्ज के फॉर्म में आएगी तो वो पॉजिटिव के फॉर्म में आएगी। तो चार्ज किसकी वजह से आता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, काउंटर आयन और आयनिक स्फीयर। जो मैं ये बोलती जा रही हूँ ये भी आपके क्वेश्चन है, आप उठाकर देखो बुक, ये सब क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनो।
तो इधर जो भी बाहर आपकी स्पीसीज प्रेजेंट होती है इसको बोलते हैं काउंटर आयन या फिर आयनिक स्फीयर। मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो भी चार्ज आ रहा है सब किसकी वजह से आ रहा है, काउंटर आयन और आयनिक स्फीयर। और ये जो ब्रैकेट बंद है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये आपको मेटल दिख रही है तो इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल मेटल एटम। अभी मैंने बताया था, क्यों बताया था, मैं बता रही थी लुईस एसिड और लुईस बेस। मैम क्यों बता रहे हो आप इस चैप्टर में, क्या इसका यूजफुल है, क्या क्या काम आने वाला है हमारा, तो बस देखो आ गया काम। ये जो मेटल है इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। ये जो है इसको बोलते हैं लिगैंड। और यहाँ पर जो आपके नंबर दिख रहे हैं इसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो जो सेंट्रल मेटल एटम होती है ना, ये क्या करती है, लिगैंड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है। अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है, अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है तो क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए या फिर लोन पेयर होने चाहिए। क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। और अगर जो ये लिगैंड है, लिगैंड में आपकी वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए कि लोन पेयर, लिगैंड देने वाला, तो इस पर क्या होने चाहिए, लोन पेयर होने चाहिए। क्लियर हुआ। जो सेंट्रल मेटल एटम है वो लिगैंड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है। किसके थ्रू एक्सेप्ट करती है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू एक्सेप्ट करती है। ओके, तो सेंट्रल मेटल एटम जो होती है एज अ लुईस एसिड का काम करती है और जो लिगैंड होता है वो लुईस बेस का काम करता है। अगर ये लुईस एसिड का काम कर रही है तो इस पर वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, और अगर लिगैंड है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन को देने के लिए लोन पेयर होने चाहिए। एक और बात, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो उसके लिए पूरी वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। हमने पढ़ा था कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड में आपको पार्शियल चाहिए होता था, है ना, पार्शियल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता था, हमने जो पढ़ा था। लेकिन कोऑर्डिनेशन में आपको पूरी वैकेंट ऑर्बिटल ही चाहिए होगी अगर आपको इलेक्ट्रॉन लेना है, पूरा खाली कमरा चाहिए होगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सॉल्ट की। अगर एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है सॉल्ट और वाटर। एक एसिड है एक बेस है, ध्यान से सुनो, एक एसिड है एक बेस है। अगर एसिड बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट की। एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, एसिडिक सॉल्ट जिसमें डोनेटेबल H+ होना चाहिए। एसिडिक, एसिडिक जिसके नाम से क्लियर नहीं हो रहा, एसिडिक मतलब H+ से कोई ना कोई कनेक्शन है, तो बस वही एसिडिक सॉल्ट में डोनेटेबल H+ होना ज़रूरी है एंड बेसिक सॉल्ट में डोनेटेबल OH- होना ज़रूरी है। अब कंपैरिजन करते हैं डबल सॉल्ट का एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का। ये मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रही हूँ, ये सब मैं आपको NCERT की पॉइंट बता रही हूँ, आप जाकर देखना। स्टार्टिंग में जिस तरीके से सीक्वेंस NCERT ने फॉलो किया है वैसे ही फॉलो मैं कर रही हूँ। डबल सॉल्ट जो होते हैं ये फॉर्म होते हैं दो सिंपल सॉल्ट से, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है ये दो सिंपल सॉल्ट से भी बन जाता है और सिंपल सॉल्ट और मोलिकुलर सॉल्ट से भी बन जाता है। मैम जरा दिखा दो डबल सॉल्ट होती क्या है, तो देखो डबल सॉल्ट जैसे कि पोटाश एलम, क्या फॉर्मूला होता है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, like as carnellite KCl MgCl2 dot 6H2O, more salt FeSO4 dot NH2 का होल ट्वाइस SO4 dot 6H2O, इसको क्या बोलेंगे, मोर सॉल्ट। जबकि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कैसे बनता है, 6KCN की रिएक्शन जब हम FeCl2 के साथ कराते हैं तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हो जाता है K4FeCN का होल 6। कोई बात नहीं, नाम याद नहीं हो रहा, आगे कराऊंगी मैं IUPAC में, कोई बात नहीं। अभी आप देखो कि बनते कैसे हैं, ठीक है। अब तो आप बता दोगे ना, ये जो बाहर है ये इसको क्या बोलेंगे, काउंटर आयन, इसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल मेटल एटम, इसको क्या बोलेंगे, लिगैंड, इसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर।
जो डबल सॉल्ट होता है ये स्प्लिट हो जाता है मोर देन 2 टाइप्स ऑफ आयंस में। लेकिन बच्चों देखो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है ना उसमें सिर्फ ये स्प्लिट होता है, ये स्प्लिट नहीं होता। कॉम्प्लेक्स अगर स्प्लिट हो गया तो वो नाम का ही कॉम्प्लेक्स होगा ना, वो स्प्लिट नहीं होता। जो डबल सॉल्ट होता है वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है वो अपनी आइडेंटिटी उसकी रिटेन रहती है। क्यों रिटेन रह रही है मैम, ये तो बता दो क्यों रिटेन रह रही है? इसलिए रिटेन रह रही है बिकॉज देखो मैंने अभी बताया ना कि ये ही ब्रेक होगा, ये जो ब्रैकेट वाला है ये ब्रेक नहीं होगा। जो डबल सॉल्ट होता है वो सिर्फ सॉलिड स्टेट में ही एग्जिट करता है, क्योंकि एक्वस स्टेट में अभी बताया ब्रेक हो जाएगा। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है वो सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है और वो एक्वस स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। डबल सॉल्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते, ये डिपेंड करेगा कि वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है या नहीं, या फिर लोन पेयर प्रेजेंट है या नहीं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा उसमें कोऑर्डिनेशन जो बॉन्ड होगा वो बनेगा ही बनेगा। एक एनसीईआरटी के अंदर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है, ध्यान से सुनो क्वेश्चन। एनसीईआरटी ने पूछा है कि आयरन टेस्ट दे देता है, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये टेस्ट ऑफ आयरन दे देता है, लेकिन जो क्यूप्रस अमोनियम सॉल्ट होता है ये टेस्ट ऑफ कॉपर नहीं देता। बता दोगे ना, अभी बताया। ये हमारा डबल सॉल्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि ये है जो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो डबल सॉल्ट तो स्प्लिट हो जाता है लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट स्प्लिट नहीं होता। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या डिफरेंस होता है, एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं, बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या सेंट्रल मेटल एटम किसको बोलते हैं, लिगैंड किसको बोलते हैं, काउंटर आयन किसको बोलते हैं। और एक और बात, जो सेंट्रल मेटल एटम होती है वो यूजुअली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की यूज़ होती है। अब मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊँगी मैं कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे, डेंटिसिटी क्या होती है, आईयूपीएसी नेमिंग क्या होती है, वर्नर्स थ्योरी क्या होती है, ये सब मैं आगे के लेक्चर्स में बताने वाली हूँ। तो आज का लेक्चर इतना ही था, बेसिक लेक्चर है, छोटा सा लेक्चर है, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। बिल्कुल बेसिक से उठा रही हूँ इसलिए धीरे धीरे चलूँगी, ठीक है। अगर एकदम टॉप पर लेकर जाऊँगी तो आप लोग परेशान हो जाओगे। तो पसंद आ रही है अगर लेक्चर तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, जय भारत।